मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा है। मैं शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापक के पद पर भौतिक शास्त्र विभाग में कार्यरत हूं। मैं आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बीएससी प्रथम वर्ष के भौतिक शास्त्र के विद्यार्थियों को द्वितीय पेपर की चौथी इकाई में प्रत्यावर्ती धारा तथा उससे संबंधित कुछ पदों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारा अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा, जिसको शॉर्ट में हम एसी भी लिखते हैं। अब यहां से देखिए इसका क्या अर्थ होता है। धाराएं दो प्रकार की होती है। एक हम सुनते हैं जिसको हम दिश धारा कहते हैं, जिसको हम डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, और दूसरी धारा होती है जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट कौन सी होती है। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है ऐसी धारा जिसका मान क्या हो, जिसकी दिशा समय के साथ ना बदले, उसको हम क्या कहेंगे, दिश धारा कहेंगे। अब प्रत्यावर्ती धारा क्या होगी? प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होगी जिसका मान तथा जिसका परिमाण और जिसकी दिशा समय के साथ बदले और एक निश्चित समय के बाद उसी परिमाण और उसी दिशा में क्या हो, उसी की पुनरावृत्ति हो। तो यहां से देखिए जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है, इसको हम जो साइन वेव या कॉस वेव के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए ये हमारा यहां से लेकर एक पूरा कंप्लीट साइकिल है। यहाँ पे धारा का जो मान होगा ये मैक्सिमम होगा और ये भी क्या हो जाएगा, दूसरे साइकिल में मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये धारा क्या कहलाएगी? ये हमारी धारा क्या रिप्रेजेंट करेगी? प्रत्यावर्ती धारा को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था, एक साइकिल थी, हाफ साइकिल थी, और दूसरी साइकिल में धारा क्या हो गई, अपोजिट हो गई। यहाँ पर अगर हम इसका मैक्सिमम मान आई नॉट माने तो यहाँ पे मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, माइनस आई नॉट होगा। तो प्रत्यावर्ती धारा का अर्थ हो गया वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ बदलता है तथा एक निश्चित समय अंतराल के बाद, और इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से ऐसा ही साइकिल फिर से रिपीट होने लगेगा। और इसी प्रकार हम अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज को कहेंगे, ऐसा वोल्टेज जिसका मान और दिशा समय के साथ बदले तथा एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसी तरह से फिर से उसकी पुनरावृत्ति हो। तो हम अल्टरनेटिंग करंट को कैसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी के टर्म में लिखते हैं। यहाँ पर टी हमारा टाइम है और ओमेगा क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी। अभी इसके बारे में बताऊंगा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है। और वोल्टेज को अगर लिखेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो हमारा क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। किसी भी प्रत्यावर्ती धारा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन के टर्म में लिख सकते हैं। साइन के अलावा कौन सा टर्म हो सकता है हमारा, कोसाइन का भी टर्म होता है। कोसाइन में क्या होता है, स्टार्टिंग यहाँ 0 से 1 के बीच होता है, यहाँ वहां पे क्या हो जाता है, स्टार्टिंग 1 से लेकर 0 तक शुरू हो जाएगा। तो उसका जो सिंबल हो जाएगा, ये वेव साइकिल कैसे हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, कोसाइन फॉर्म में हो जाएगा। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर आई ओमेगा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आई ओमेगा टी में क्या हो जाता है, कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी। तो प्रत्यावर्ती धारा को हम इन तीनों में से किसी भी समीकरण से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जब धारा एक क्या कहता है, 1 सेकंड में जितने चक्कर ये पूरा कंप्लीट करेगी तो वो हमारी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। 1 सेकंड में ये धारा ये क्या कहलाता है, ये हाफ साइकिल है, यहां से लेकर T/2 समय है, और यहाँ पे कैपिटल टी माने तो 0 से T तक जाने में क्या कर रहा है, एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो 1 सेकंड में जितने साइकिल ये कंप्लीट करेगी उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा ओमेगा क्या होता है, लीनियर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और F क्या होती है, लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है। F इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा अपॉन 2 पाई। और एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं T इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का उल्टा हो जाएगा। हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट आती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 साइकिल पर सेकेंड की होती है। अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये 50 बार मैक्सिमम होगा, 50 बार मिनिमम होगा। मतलब ये 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी, ये इस तरीके से 50 साइकिल पर सेकंड हो जाएगी। 50 साइकिल 1 सेकंड में
कंप्लीट करेगी। तो ये हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा संबंधित कुछ टर्म, जिसमें हम टाइम पीरियड का इस्तेमाल करेंगे, फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरा देखते हैं यहां पर, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कलांतर होता है। तो कलांतर को कैसे समझ सकते हैं? अगर हम लिखें यहां से V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू हम लिख दें यहां पर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहां पर दोनों के बीच में कलांतर क्या हो जाएगा? ये कलांतर दोनों के डिफरेंस कितना हो जाएगा? फाइव हो जाएगा। अब कलांतर यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पर कलांतर का अर्थ होता है कि देखिए यहां पर जब वोल्टेज अधिकतम होगा उस समय धारा भी अधिकतम हो सकती है और उसके पहले भी अधिकतम हो सकती है और बाद में भी अधिकतम हो सकती है। तो जब धारा और वोल्टेज दोनों एक ही पॉइंट पे हमारे अधिकतम होंगे तो उस समय दोनों के बीच में कलांतर कुछ नहीं होगा। फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऐसा किस परिपथ में होता है? जब केवल हमारा ओमिक परिपथ हो, मतलब केवल परिपथ में क्या लगा हो? प्रत्यावर्ती सोर्स के साथ में हमारा केवल प्रतिरोध जुड़ा होता है। उस समय जिस समय धारा का मान अधिकतम होता है उसी समय वोल्टेज का मान अधिकतम होता है। अब अगर दूसरी कंडीशन कहें, यदि हमारा आई का मान मतलब धारा का मान वोल्टेज से पहले अधिकतम हो जाता है तो हम कहेंगे कि आई में क्या कर रहा है? वोल्टेज से लीड कर रहा है। और कितने एंगल से लीड कर रहा है? फाइव से कर रहा है। अर्थात अगर हम कहेंगे धारा हमारी फाइव एंगल से लीड कर रही है, इसका अर्थ हो गया कि धारा का मान विभवांतर से वोल्टेज से क्या हो रहा है? पहले अधिकतम हो रहा है। और यही अगर हम कहें कि फाइव क्या कर रही है? लैग कर रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहले विभवांतर का मान अधिकतम होता है और उसके फाइव एंगल के बाद क्या होता है? धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इसमें कलांतर हो जाएगा। अब हम निकालते हैं कि साइकिल में, एक साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होगी, आरएमएस वैल्यू क्या होगी, ये बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अल्टरनेटिंग करंट को हम मेजर करते हैं तो आई, इसका जो एवरेज वैल्यू निकालते हैं, आई एवरेज क्या हो जाएगा? देखिए अभी बताया था कि कंप्लीट साइकिल में क्या हो जाता है? इसका जीरो होता है एवरेज वैल्यू। जितना यहां पर होगा मैक्सिमम और उतना ही क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो कंप्लीट साइकिल के लिए आई एवरेज कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आई एवरेज यहाँ पर क्या है? जीरो है। तो प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए हम जो धारा के चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव पर जो युक्तियां हैं, जैसे हमारा डीसी एमीटर है, वोल्टमीटर है, उससे हम इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो अधिकतम मान होता है आई का, प्रत्यावर्ती धारा का, उसको हम कहते हैं शिखर मान कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई नॉट से, जिसको हम कहते हैं शिखर मान। तो कहने का मतलब हो गया प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए हमें डीसी एमीटर और डीसी वोल्टमीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमीटर क्या करता है? धारा को नापता है और वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टेज को नापता है। तो ये हमारे यहाँ पे लागू नहीं होंगे। इसके लिए हमें कौन सा प्रभाव होगा? जो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर युक्तियां हैं, जैसे एसी एमीटर और एसी वोल्टमीटर द्वारा हम धारा और वोल्टेज को नापेंगे। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी? कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि आई नॉट पहले साइकिल के लिए प्लस था और दूसरे के लिए आई नॉट क्या था? माइनस था। तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? आधे साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए किसी भी प्रकार की प्रत्यावर्ती धारा को अगर हम इस सिंबल से लिखें, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी, या इसको अगर हम थीटा के टर्म में लिखें, आई नॉट साइन थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा का मान क्या है? ओमेगा टी है, जिसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो अब अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालें, आई एवरेज, और किसके लिए निकाल रहे हैं? आधे साइकिल के लिए निकाल रहे हैं। तो जीरो से हमारा 2 पाई पूरा साइकिल होता है। तो हम कितने के लिए निकाल रहे हैं? 0 to पाई के लिए निकाल रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा? आई, और यहां से आई का मान जब लिखेंगे तो आई का मान क्या हो जाएगा? आई कितना है? आई नॉट साइन थीटा है। ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो आई नॉट, और यहां से हो जाएगा माइनस
कॉस थीटा और यहां पे हो जाएगा 0 to। अब देखिए यहां से, और एवरेज में ये क्या हमारा एक साइकिल के लिए है, और एवरेज के लिए क्या हो जाएगा, टोटल जो हमारा साइकिल होगा हम क्या कर देंगे, इसको 1/π से डिवाइड कर देंगे। क्यों कर देंगे, कि हम औसत निकाल रहे हैं, और औसत में हमारा क्या है, 0 से π तक का साइकिल है, तो हम औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 से π में जो धारा का मान होगा और उसको कुल साइकिल से भाग कर देंगे। तो 0 to π के वजह से हम π से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। अब यहां से देखिए I0/π, और जब इस पे लिखेंगे तो माइनस कॉस पाई हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है, -1 + 1 कितना हो जाएगा, 2I0/π। तो ये क्या हो जाएगी, ये एवरेज धारा हो जाएगी, किसके लिए होगी, जब हमारा साइकिल क्या था, 0 से π के लिए था। इसी प्रकार हम दूसरे साइकिल के लिए एवरेज धारा निकालेंगे, उसका मान कितना हो जाएगा, I एवरेज फॉर नेक्स्ट साइकिल मीन्स π to 2π के लिए, और इसका साइन क्या हो जाएगी, -2I0/π हो जाएगा। और टोटल अगर हम इसको कर देंगे तो हम यहां से देख सकते हैं I एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो I एवरेज क्या हो गया, 0 हो गया। दूसरा एक धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है जिसको हम IRMS कहते हैं। IRMS देखिए धारा कौन सी होती है, IRMS धारा का मान वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड उसी दिश धारा के लिए उतनी ही ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करे। तो मान लीजिए अगर I दिश धारा है तो ऊष्मीय ऊर्जा कितना हो जाएगा, I2R हो जाएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट का RMS वैल्यू वो वैल्यू होती है जो जितनी DC से ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी उतनी ही अल्टरनेटिंग करंट की उस वैल्यू से उत्पन्न होती है, जिसको हम क्या लिखते हैं, IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यहां से पहले हम क्या करेंगे, I2 निकालेंगे। I2 का हम क्या करेंगे, एवरेज लेंगे, और उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो ये धारा हमारी क्या कहलाती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाती है। अब निकालने के लिए देखिए कैसे करते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, मीन स्क्वायर निकालेंगे। तो हमने क्या निकाला, पहले IMS निकाला। IMS के लिए क्या करेंगे, हमारी पहले क्या करना, I2 करना है, और I2 के साथ में हमें क्या करना है, एवरेज लेना है। तो एवरेज के लिए हमने क्या कर दिया, 2π से डिवाइड कर दिया, और यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 0 to 2π वैल्यू हो जाएगी। और I की वैल्यू कितनी होती है, I की वैल्यू I0 sin थीटा होती है। तो I2 sin² थीटा 0 to 2π। अब इसको सॉल्व करते हैं, IMS 1/2π। अब यहां से देखिए I0² हमारा बाहर आ जाएगा, और यहां से इंटीग्रेशन में हमें क्या मिल जाएगा, sin² थीटा का मालूम नहीं है तो हम क्या इसको कर सकते हैं, 1 - cos 2 θ/2 लिख सकते हैं, और d थीटा लिख सकते हैं, 0 to I0² बाहर हो जाएगा, I0²/2π, और 2π मिलके 4π हो जाएगा। और यहां से जब देखिए 1/2 का, 1/2 बाहर निकल आया तो 1 का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहां से हमारा इस पे लिमिट हो जाएगी 0 to 2π, और यहां से दूसरा टर्म में क्या मिलेगा, माइनस साइन मिलेगा। कॉस का क्या होता है, sin 2 θ/2 हो जाएगा, और उस पर लिमिट हम क्या लगाएंगे, 0 to 2π लगाएंगे। जब 0 to 2π लिखेंगे तो 2π - 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से I0²/4π, और यहां से कितनी हो जाएगी वैल्यू, 2π। और यहां पे जब sin 0 लिखेंगे, sin 0 हो जाएगा, और sin 4π लिखेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको 0 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा I0²/2π से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, I0² आ जाएगा। तो ये हमारी कौन सी धारा हो गई, मीन स्क्वायर वैल्यू हो गई। IMS इक्वल टू हो जाएगा I0²/2।
अब हमें रूट मीन स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट मीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मीन स्क्वायर करंट हमने निकाली है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो आई आर एम एस को हम क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस इक्वल टू आई स्क्वायर एवरेज और अंडर रूट। आई स्क्वायर एवरेज को हमने क्या लिखा था, आई एम एस लिखा था, तो आई एम एस का अंडर रूट। और आई एम एस हमारा कितना निकला है यहां से, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, तो इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट अपॉन 2। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आरएमएस वैल्यू। जो अल्टरनेटिंग एमीटर और वोल्टमीटर होते हैं वो आरएमएस वैल्यू को ही मेजर करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या करते हैं, आरएमएस वैल्यू को ही मेजर करते हैं। तो उस केस में हमारा शिखर मान का क्या हो जाएगा, आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू रूट 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं वोल्टेज के लिए, वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर एम एस अंडर रूट 2। तो ये हमारे करंट के लिए हो गई आरएमएस की धारा और एवरेज वैल्यू। अब इसी से छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं जिनको हम आगे इस्तेमाल करेंगे जब सर्किट की बात करेंगे, तो उसमें पहला शब्द होता है, पहला होती है डेफिनेशन, जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या होता है, जब किसी परिपथ में हमारा केवल एक एलिमेंट हो, चाहे आर हो, चाहे एल हो या सी हो, तो उस समय जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम रेजिस्टेंस क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस क्या कहेंगे, रिएक्टेंस कहेंगे। जैसे रिएक्टेंस को हम एक्स से डिनोट करते हैं, जब केवल परिपथ में आर होगा तो रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, इसका आर के बराबर होगा। जब परिपथ में एल होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्सएल लिखेंगे, और एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाता है, ओमेगा एल हो जाता है। और इसी प्रकार जब सी सर्किट होता है तो एक्सी इक्वल टू होता है 1 अपान ओमेगा सी होता है। तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, जब किसी परिपथ में केवल एक अवयव हो, मीन्स केवल आर हो, केवल एल हो या केवल सी हो, तो उस समय रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, आर सर्किट के लिए, ओमेगा एल सर्किट के लिए, और 1 अपान ओमेगा सी एक्सी सर्किट के लिए। दूसरा टर्म होता है इम्पीडेंस। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। और इम्पीडेंस हमारा क्या हो जाएगा, जब परिपथ में 2 या 2 से अधिक अवयव होते हैं, जैसे हमने कहा आर के साथ एल लगा है, या आर के साथ सी लगा है, या एल के साथ सी लगा है, या एल सी आर तीनों लगे हैं, तो उसमें जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उसको हम रेजिस्टेंस लेकर क्या कहेंगे, इम्पीडेंस कहेंगे। और इसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम होती है। इसको हम क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर आर और एल सर्किट हो तो जेड इक्वल टू जो इम्पीडेंस होता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है। इसी प्रकार जब आर और सी सर्किट होता है तो आर स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा सी स्क्वायर, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल और सी फुल। ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगी जिसको हम कहेंगे ससेप्टेंस। ससेप्टेंस क्या होती है, जब केवल परिपथ में केवल हमारा एक एलिमेंट होता है तो जो रिएक्टेंस होता है उसका जो अपोजिट हम लिखते हैं, मींस 1 अपान एक्स इज कॉल्ड ससेप्टेंस। एक्स हमारा क्या था, रिएक्टेंस था, इसकी यूनिट क्या थी, ओम थी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम -1, या इसको हम लिख सकते हैं MHO, मो। ठीक, चौथी वाली डेफिनेशन हो जाएगी जिसको हम ससेप्टेंस को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अनुक्रियता। और चौथा हमारा हो जाएगा एडमिटेंस। एडमिटेंस को कहते हैं प्रवेश्यता, और एडमिटेंस क्या हो जाएगा, जेड का उल्टा होता है, इसको हम वाई से डिनोट करते हैं। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपान जेड हो जाएगी, जहां पर जेड हमारा क्या होता है, सर्किट का इंपीडेंस होता है। और इसकी जेड हमारा क्या था, इंपीडेंस था, इसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। तो वाई को भी हम क्या यूनिट लिख सकते हैं, ओम इनवर्स लिख सकते हैं या मो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा तथा उससे जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजी जिनको हम आगे जब सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें ये हमारे काम आएंगे। इस प्रकार इनको हमें याद रखना चाहिए, कहां पर हमें क्या लगाना है। जैसे मान लीजिए हमारा एलआर सर्किट हो, तो एलआर सर्किट के लिए हमारा इंपीडेंस क्या हो जाएगा,
जब हम बात करते हैं एल और आर सर्किट के लिए, तो एल होता है तो कितना होता है रिएक्टेंस, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है, और एक्सआर इक्वल टू कितना होगा, आर होगा। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्सआर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और यहां से हम लिख सकते हैं इसको आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार हम आगे सर्किट का जब आगे लेक्चर में बताएंगे तो इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। धन्यवाद।